सोचिए, एक सरकारी नौकरी, तनख्वाह बस 12 लाख रुपए सालाना, और दूसरी तरफ 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। मतलब ये आंकड़े तो कहीं से भी मैच नहीं करते हैं ना। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असली और सच कहूं तो चौंका देने वाले केस की हकीकत है। आज हम इसी करप्शन के मामले की एक एक परत खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक सरकारी इंजीनियर जिसकी सैलरी सिर्फ 12 लाख हो, वो 100 करोड़ का इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है? ये सवाल ही ऐसा है कि किसी का भी सिर घूम जाए। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, 100 करोड़ रुपए। फिर से सुनिए, 100 करोड़। ये कोई मामूली रकम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो एस्टिमेटेड वैल्यू है उस पूरी प्रॉपर्टी की जो एक सरकारी इंजीनियर के पास से मिली। कमाल है ना? अब जरा इस हिसाब किताब को देखिए। गणित बिल्कुल सीधा है, पर उतना ही हैरान करने वाला भी। एक तरफ है सालाना तनख्वाह, बस 12 लाख रुपए, और दूसरी तरफ 100 करोड़ की दौलत। मतलब ये हिसाब तो किसी भी कैलकुलेटर में फिट ही नहीं हो सकता। ये तो नामुमकिन लगता है। तो आखिर ये सब सामने कैसे आया? देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई एक रेड से, एक छापेमारी से। ये रेड की थी बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने, और बस इसी एक रेड ने करप्शन के एक बहुत बड़े मकड़जाल का पर्दाफाश कर दिया। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? शुरू में जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्हें लगा था कि यह मामला आय से 63% ज्यादा संपत्ति का होगा, सिर्फ 63%। पर जब हकीकत सामने आई तो वो हजारों परसेंट ज्यादा निकली। मतलब उनका अंदाजा कितना गलत था। और इस पूरे खेल के सेंटर में कौन है? इनका नाम है मनोज कुमार रजक। ये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, पिछले 17 सालों से सरकारी नौकरी में। तो सवाल उठता है कि मनोज कुमार रजक यहां तक पहुंचे कैसे? क्या वो शुरू से ही ऐसे थे? इस सेक्शन में हम इसी इंजीनियर के दो अलग अलग चेहरे देखेंगे। एक चेहरा जो उनके स्ट्रगल भरे अतीत का है, और दूसरा चेहरा उनके आज के करोड़ों के साम्राज्य का। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। 2009 से पहले मनोज रजक सिर्फ 85,000 रुपए का एक एजुकेशन लोन चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सोचिए, सिर्फ 85,000। फिर 2009 में उन्हें मिली एक सरकारी नौकरी, और बस यहीं से खेल बदल गया। और आज नतीजा ये है कि उनके पास 100 करोड़ का एक पूरा एम्पायर है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो आखिर ये 100 करोड़ आए कहां से? ये पैसा बना कैसे? चलिए अब जरा उस विशाल साम्राज्य पर नजर डालते हैं जो साफ तौर पर रिश्वत के पैसे से ही खड़ा किया गया था। जरा इस लिस्ट को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। सुपौल में 3 घर और 1 गोदाम, गैस एजेंसी के लिए जमीन, फिर निर्मली में एक और गोदाम, दरभंगा में एक आलीशान घर, पेट्रोल पंप के लिए जमीन, अरे दार्जिलिंग के चाय बागान में भी पार्टनरशिप। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि नेपाल में भी एक लग्जरी घर है। मतलब ये जाल बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल और देश के बाहर नेपाल तक फैला हुआ था। सोचिए जरा। और हाँ, कुछ और चीजें भी मिली, जैसे स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिजायर कारें, बैंक में 4.25 लाख रुपए, और कैश में सिर्फ 15,000। लेकिन ये सब तो बस दिखावा था। ये तो जैसे एक बड़े से आइसबर्ग का बस ऊपर का हिस्सा होता है ना, वैसा था। असली दौलत तो प्रॉपर्टीज में, जमीनों में छुपी हुई थी। शेक्सपियर ने कहा था, एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। और ये बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यहां पैसों का करप्शन जल्द ही पर्सनल लाइफ के करप्शन में भी बदल गया। जब जांच और गहरी हुई तो एक और हैरान करने वाली बात पता चली। वो जो नेपाल वाला आलीशान घर था ना, वो मनोज ने अपनी एक मिस्ट्रेस के लिए बनवाया था। यानी एक तरफ भारत में पत्नी और परिवार, और दूसरी तरफ रिश्वत के पैसों से नेपाल में एक सीक्रेट जिंदगी चल रही थी। मतलब ये सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं था। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक आदमी मनोज रजक की कहानी है, या फिर वो एक ऐसे सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है जिसने उसे ये सब करने का मौका दिया? देखिए, महान लेखक प्रेमचंद ने बहुत पहले ही लिखा था कि रिश्वत वो तेल है जिससे सरकारी मशीनरी चलती है। कितनी सच है ये बात आज भी, है ना? ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी, कितनी सिस्टमैटिक है। तो ये मशीनरी आखिर चलती कैसे है? जरा इस चार्ट को देखिए, सब समझ आ जाएगा। ये कोई सीक्रेट नहीं है, एक तरह का ओपन रेट कार्ड है। छोटे टेंडर्स के लिए 10% कमीशन, बड़े टेंडर्स के लिए 6%, और अगर कोई बिल पास कराना है तो उसके लिए 4%। मतलब सब कुछ फिक्स है। ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा, ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है।
और जब हम डिपार्टमेंट के स्केल को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस एनर्जी डिपार्टमेंट का बजट देखिए, 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और दूसरी तरफ करप्शन की रैंकिंग में ये बिहार में दूसरे नंबर पर आता है। तो सोचिए, इतना सारा पैसा और इतनी कम निगरानी, ये तो करप्शन के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना देता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें, क्या सबक मिलता है? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये पूरा मामला हमें सड़े हुए सिस्टम के बारे में क्या बताता है। देखिए, एक बात साफ है, मनोज रजक इस कहानी का विलन जरूर है, पर वो अकेला नहीं है। असल में वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक बहुत बड़ी और बीमार पड़ चुकी व्यवस्था का एक छोटा सा सिम्टम। मशहूर राइटर हरिशंकर परसाई ने क्या खूब कहा था, भ्रष्टाचार कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक व्यवस्था है। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे सालों से पाला पोसा गया है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सिर्फ एक इंजीनियर, एक अकेला अफसर इतना बड़ा घोटाला कर सकता है, तो सोचिए उस पूरे सिस्टम में कितनी बड़ी बड़ी खामियां होंगी जो उसे ये सब करने दे रही हैं। और इस पूरी बातचीत को हम परसाई जी के ही एक और गहरे विचार के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था कि आज भ्रष्टाचार की बात करना सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनाने जैसा है। मतलब जितनी पुरानी हरिश्चंद्र की कहानी है, उतनी ही पुरानी इस देश में भ्रष्टाचार की कहानी भी है। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये कोई आज की समस्या नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, और शायद यही सबसे बड़ी चिंता की बात है।